नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेटस। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की बात में चर्चा बिहार की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र तो हो ही गई है। बड़े राजनीतिक फैसले अब भी ले रहे हैं नीतीश कुमार। 2024 का चुनावी एजेंडा भी तय कर रहे हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। व्यवहार बदलता हुआ दिख रहा है। जिस शालीनता के लिए, जिस विनम्रता के लिए, जिस व्यवहार के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन और निगेटिव दृष्टिकोण से दिखाई पड़ने लगा है। कई लोगों ने कहना शुरू किया है कि कहां नीतीश कुमार पीएम मटेरियल के रूप में देखे जा रहे थे, लेकिन अब तो वे जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, कल आपने देखा जीतन राम मांझी के साथ तुम तराक, उसके पहले उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बहाने जो बातें कह दी, आप भी कह रहे थे लोधी गार्डन में जो चर्चा हो रही थी, हमने भी कई जगहों पर चर्चा सुनी देश दुनिया में। तो कहना शुरू किए हैं लोग कि नीतीश कुमार स्वयं को स्वयं ही, खुद को खुद से ही समाप्त करते जा रहे हैं और यह गंभीर मसला है नीतीश कुमार के लिए भी, बिहार के लिए भी और देश में विपक्ष की राजनीति के लिए भी। आप अपनी राय व्यक्त करें। देखिए, ये एक के बाद एक ज्ञानेश्वर जी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से नकारात्मक रूप से नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। इसके पहले जी। उनके जितने भी विरोधी थे, वो भी उनके बारे में बुरी बातें नहीं कहते थे, वो भी उनके बारे में कोई निगेटिव विचार नहीं रखते थे। उनको लेकर के आलोचना जो होती थी, दिल्ली में जो आलोचना सुनने को मिलती थी, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होती थी और इस बात के लिए होती थी कि वो पाला बदल लेते हैं। इसके अलावा दूसरी किसी बात की आलोचना नीतीश कुमार की दिल्ली में नहीं सुनी जाती थी और हम सब जी। लोग उन लोगों में शामिल हैं। मैं अपने को उन लोगों में शामिल मानता हूं जो नीतीश कुमार को वास्तविक चुनौती मानते रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। जो लोग ये मानते रहे हैं, एक एक वर्ग है, एक समझदार लोग हैं, कुछ जो राजनीतिक जानते हैं, जो उनके पुराने समाजवादी लोग हैं, और कुछ और जो लोग ये मानते थे कि नीतीश कुमार में वो क्वालिटी है कि वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। आपने जैसा कहा कि विनम्रता और शालीनता उनके चरित्र का, उनके स्वभाव की खूबी है। पिछड़ी जाति से आते हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। ऐसे कितने जी। नेता हैं, ऐसे कितने नेता हैं आप बताइए जिन जो 30 साल पहले जो मंत्री केंद्र में मंत्री रहे हों, कई विभागों के मंत्री रहे हों, उन्होंने कई बार इस्तीफा दिया, इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी उनको हर बार मंत्री बनाते थे अपनी सरकार में। और वो कितने ही मंत्रालय देखे उन्होंने, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालयों के वो भारत सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। तो लंबा प्रशासनिक अनुभव है, पिछड़ी जाति के हैं, शालीन हैं, विनम्र हैं, इंजीनियर हैं। ये तमाम गुण, तमाम खूबियां बताई जाती थी। व्यक्तिगत जीवन में शुचिता के लिए भी जाने जाते थे। राजनीतिक व्यक्तिगत शुचिता जीवन के में लिए भी शुचिता, जाने जाते थे, राजनीतिक ईमानदारी। के लिए, ईमानदारी के लिए, वैचारिक जी। प्रतिबद्धता के लिए। और सबसे ऊपर की जो दो चीजें आज की राजनीति का एजेंडा है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी विपक्ष पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं, वो दोनों चीजें उनमें नहीं है। जी। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इन दोनों मुद्दों पर वो पाक साफ है। उन्होंने अपने किसी भाई भतीजे, एकलौता बेटा है, उसको भी उन्होंने राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, ना अपनी कुर्सी देने की, ना अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। ये तमाम खूबियां थी। अब क्या हुआ है ज्ञानेश्वर जी की, ये सब खूबियां हम लोग बताते थे, लोग सुनते थे। अब मजाक उड़ाने लगे कि अरे अजीत जी, आपने ये वाली खूबी तो बताई नहीं जो उस दिन पार्लियामेंट, उस दिन विधानसभा में बता रहे थे। उनका जो सेक्स एजुकेशन पर जो उनका ज्ञान है, ये वाली खूबी तो आपने बताई ही नहीं कि उनमें ये भी गुण है। जी। अब ये मजाक का विषय हो गया है। और ये बताइए कि जो लोधी गार्डन में और नेहरू पार्क में, ये दो जगह दिल्ली में ऐसी है, राजधानी दिल्ली में, जहां रिटायर्ड आईएएस लोग, आईएएस आईपीएस लोग या मौजूदा सर्विंग अधिकारी लोग, नेता लोग सब वॉक करने जाते हैं। और पिछले एक हफ्ते से उनकी बातचीत का पूरा फोकस, पूरा केंद्र जो है सिर्फ नीतीश कुमार है। पिछले 5 दिन से सारी जी। बातचीत नीतीश कुमार को लेकर के हो रही है। और दुखद हमको है। याद रहा है कि जब हम लोग 95 में दिल्ली आए थे, तब एक चर्चा होती थी बिहार की और सिर्फ निगेटिव सेंस में होती थी लालू प्रसाद यादव को लेकर के।
और अब वापस से विडंबना देखिए, समय का चक्र देखिए कि वापस फिर वही चर्चा शुरू हो गई है बिहार की कि अरे तो जो सुधरता हुआ दिख रहा था, जो चीजें अच्छी होती हुई दिख रही थी या अच्छे सेंस में जिसकी चर्चा होती थी, वापस निगेटिव चर्चा शुरू हो गई। और ये किसी मुद्दे को लेकर के नहीं है, किसी बहुत गंभीर सब्जेक्ट को लेकर नहीं है, यह मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर के है, उनके आचरण को लेकर के है, उनकी भाषा को लेकर के है। उन्होंने ये जो सेक्स एजुकेशन पर सब लोग उनका बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन वो बचाव करने की कोई बात ही नहीं है उसमें। आप जी अभी एक फिल्म बनी थी, पता नहीं सब लोगों ने, बिहार में लोगों ने देखा या नहीं, ओएमजी 2 एक फिल्म आई थी। ओएमजी 2 जो पंकज त्रिपाठी बिहार के ही उसमें नायक है, उन्हीं के इर्द-गिर्द फिल्म है। वो भी सेक्स एजुकेशन पर फिल्म है। लेकिन आप भाषा देखिए, संवाद का स्तर देखिए, शैली देखिए, उसमें किस तरीके से बात को समझाया जा रहा है, किस तरह से बात कही जा रही है। वो भी तो संप्रेषण का एक माध्यम है, संचार का एक माध्यम है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं, मुख्यमंत्री की भाषा थोड़े, भाषा के बारे में के मामले में कंगाल थोड़े हैं नीतीश कुमार। हिंदी के व्यक्ति हैं और हिंदी की इतनी लड़ाई लड़ते हैं, एक शब्द अंग्रेजी लिखा हुआ देख लेते हैं तो उसके विरोध में उस पर डांटना शुरू कर देते हैं वो अधिकारियों को कि अरे हिंदी को मिटाइए के मानिएगा क्या जी आप लोग। तो हिंदी के मामले में वो कंगाल तो नहीं है भाषा के मामले में। तो आपका मतलब वो उसमें पूरी मंशा, उनकी भाषा सब वो एकदम बहुत ओछी और भद्दी और बड़े छिछोरे स्तर की थी। लेकिन अब वो सिर्फ एक मामला नहीं है, उस जी तरह के कई मामले हो गए जिनकी वजह से अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि वो अपना जो जो बुनियादी गुण है, उस बुनियादी गुणों से वो हट गए हैं और अपना ही राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि स्वयं की बनाई हुई जो उनकी विरासत है, जो राजनीतिक विरासत है, उसको वो खत्म कर रहे हैं। जी, खुद और को ये खुद से खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी ही विरासत को, अपनी राजनीतिक विरासत जी को, अपनी सब तमाम जो राजनीतिक जमीन है, जो फसल उन्होंने लगाई है, वो फसल वो खुद ही उसमें आग लगा रहे हैं उस फसल में। तो अब इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि क्यों वो लगा रहे हैं आग। क्या वो अपने साथ-साथ अपनी सारी फसल जला करके जाना चाहते हैं? जो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अरे अब तो हम लोग जाइबे करेंगे ना, हम लोग का तो टाइम हो ही गया जाने का। तो क्या जाने के पहले वो अपनी जो इमारत उन्होंने बनाई है उस पर बुलडोजर चला के जाएँगे? वो नहीं चाहते कल कि कोई आपने दूसरा सुना उस जीतन इमारत राम गिर मांझी जाए। के साथ, जीतन राम मांझी के साथ तुम तराक क्या क्या नहीं। नहीं, इस तरह की कई घटनाएं हो गई ज्ञानेश्वर जी। अभी हमको कोई बता, हम लोगों ने ये तो हम सब लोगों ने सुना विधानसभा में उनको, जो जिस दिन जातीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पर वो बोलते हुए उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में जो भाषा कही, वो इतनी छिछोरी भाषा थी। खैर बाद में उनको समझ में आया, उन्होंने खुद अपनी निंदा की, माफी मांगी। लेकिन जी ऐसी कई घटनाएं हो गई। अभी आपने देखा जीतन राम मांझी को उन्होंने तुम तड़ाक कहा और ये कहा कि मेरी मूर्खता के चलते ये मुख्यमंत्री बना। अरे आपने इतना मतलब बड़ा नीतीश कुमार फैसला स्वयं किया, को मूर्ख मान रहे हैं। मतलब खुद ही आप अपने को मूर्ख मान रहे हैं। और जी हम लोग जो थे उस समय, जो राजनीतिक जो भी विश्लेषण करने वाले थे, वो इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे कि क्या मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने चला है कि एक महादलित को मुख्यमंत्री बना दिया। जो दलित और महादलित की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने की थी, उस पॉलिटिक्स का ही तो प्रतीक थे जीतन राम मांझी। जी जो एक दलित वोट का जो माना जाता था कि जो प्रतिनिधित्व पासवान वोट को है, और रामविलास पासवान बड़े नेता हैं और वही दलित का चेहरा है, उनके बरक्स एक बड़ा दलित नेता खड़ा कर दिया नीतीश कुमार ने। महादलित में जो इनके साथ पूरी तरह से इनके वोट के साथ मिल करके इनको मजबूती देता था। तो हम लोग जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे कि आपने एक मास्टर स्ट्रोक चला कि महादलित को मुख्यमंत्री बना दिया, अब आप कह रहे हैं कि वो आपकी मूर्खता से बन गए थे। इसका क्या मतलब, ये कौन सी मूर्खता हुई? ये ऐसी ऐसे फैसलों में मूर्खता होती है। तो जब आपने उनको हटाया, वो बहुत समझदारी का फैसला था। तो ये सब चीजें जो है, और ऐसी कई घटनाएं हो गई ज्ञानेश्वर जी। हमको किसी ने बताया जी कि अभी जब राष्ट्रपति का फंक्शन था, राष्ट्रपति आई थी मोतिहारी में, दीक्षांत समारोह में जब सब लोग शामिल हुए थे, तो राष्ट्रपति जी महोदय अपने एंड रूम में थी। महिला है और उनको चेंज करना था, वो अपने एंड रूम में थी। महामहिम है, उनकी मर्जी, वो जब निकले वहां से, जब निकले तब निकले। तो उनको थोड़ा समय लग गया एंड रूम में। तो नीतीश कुमार ने, किसी ने, वहां मौजूद लोगों ने हमको बताया, जो नेता लोग मौजूद थे बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के भी, असामान्य लोग, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने गवर्नर को कहा कि अरे देखिए ना जाके कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। क्या बात। अब यही भूल क्या गए कि गवर्नर को कह रहे, आप गवर्नर को कहिएगा कि देखिए ना जाके कि क्यों टाइम लग रहा है। अरे क्या। दुनिया भर के लोग आपके साथ खड़े होंगे, पीछे एडीसी भी खड़ा होगा गवर्नर का, सब लोग खड़े होंगे, कोई आदमी देख लेता। तो वो फिर वहां बोलने खड़े हुए तो बोलना शुरू कर दिया कि जीवन भर का संबंध है इन लोगों के साथ, बीजेपी वालों के साथ। एक संबंध थोड़े कभी वो खत्म होगा, ही तो जीवन भर का संबंध है। आप राजनीतिक रूप से क्या लाइन लिए हुए हैं, आप जिससे लड़ रहे हैं उसके साथ जीवन भर का संबंध भी बता रहे हैं। तो ये ठीक है, राजनीति में इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि निजी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी आप एक कार्यक्रम में जहां खड़े हैं, वहां से आप जो बोलिएगा उसका एक मैसेज पूरे देश में जाएगा ना, कार्यकर्ता भी उससे मैसेज ग्रहण करेंगे।
कार्यकर्ता को भी तो क्या मैसेज आएगा कि आपका जीवन भर का संबंध है बीजेपी के साथ, तो फिर तेजस्वी यादव और लालू यादव का जो सपोर्टर है उसका कार्यकर्ता को क्या समझेगा? लालू यादव तो कभी नहीं कहते हैं, लालू यादव के कम बीजेपी के नेताओं से निजी संबंध है क्या? बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जिनसे बहुत निजी संबंध है लालू प्रसाद के। कभी बिल्कुल। सार्वजनिक मंच पर कह सकते हैं क्या लालू प्रसाद की कि मेरा तो संबंध कभी खत्म नहीं है ना होगा जी, आप लोग तो जीवन भर की दोस्ती है आप लोगों से। भाई ये तो कहते हैं ना लालू प्रसाद की हमारे यहाँ हम पटना विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी थे सुशील मोदी, ये थोड़ा कहते हैं कि जीवन भर का हमारा संबंध है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये कह के कि जीवन भर का संबंध है? फिर नहीं आपने अजीत जी समझिए ना, अजीत जी समझिए ना, जीतन मांझी से जिस लहजे में उन्होंने बात की, अपनी मूर्खता स्वीकार कर ली, वे अपने वोट बैंक को भी या सेक्स एजुकेशन पर जो उन्होंने बात की, कहा जाता था कि महिलाएं चुप्पा वोटर हैं, लेकिन महिलाएं भी उस वार्तालाप को और मुख्यमंत्री के संबोधन को सुन नहीं सकती है। देखिए, जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं वो भले सुन ले, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा लोधी गार्डन में चर्चा हो रही है, देश के किसी भी हिस्से में लगातार फोन आ रहे हैं, क्या हो गया आपके मुख्यमंत्री को? यह तो बहुत चिंताजनक स्थिति हो गई। और आप देख ही रहे हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, किसी से सड़क पर गले मिलने लगते हैं। ये बताइए। सारे व्यवहार जो है ना, और यदि जीतनराम मांझी को आपने दलित होने के, महादलित होने के कारण मुख्यमंत्री बनाया था, तो कल तो आपने महादलित वोटरों को, और जीतनराम मांझी ने बड़ी चालाकी से जवाब भी दिया, मैं मुसहर, मैं भुइयां, इसलिए उन्होंने मुझे इस तरीके से समझा और ये किया वो किया। तो ये तो अपनी जमीन को खुद खत्म कर रहे हैं ना। दोनों दो सबसे बड़ा जो उनका वोट बैंक है, ज्ञानेश्वर जी अभी आपने ठीक कहा कि महिलाएं जो हैं, नीतीश कुमार पहले नेता हैं अभी आधुनिक समय के जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में महिला को डेवलप किया। महिला जी को कभी भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं माना जाता था, कभी भी इंडिपेंडेंट वोटर नहीं माना जाता था महिला को। महिला के बारे में एक आम धारणा थी कि उस परिवार के पुरुष जहां वोट करेंगे वहीं जाकर के वो वोट करेगी। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को तैयार किया, उनको एक डेवलप किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जी बनाई उनको। पहले टर्म से आप देखिए, लड़कियों को पोशाक देने की बात हो, साइकिल देने की बात हो, स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देने की बात हो, पुलिस में भर्ती की बात हो, शिक्षा मित्र में भर्ती की बात हो, उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को भर्ती किया। और ये एक तथ्य हम तो जान करके बड़ी हैरानी हुई कि इस देश के किसी भी राज्य में उतनी महिलाएं पुलिस फोर्स में नहीं है जितनी बिहार में है। तो बिल्कुल। इन सब की वजह से महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी थी। महिलाएं चुपचाप जाकर के उनको वोट करती थी। उनकी 2005 की भी जीत जो दूसरी हुई थी उसमें बड़ा योगदान था, लेकिन 10 की जो महाजीत मिली थी जिसमें वो अकेले ही बहुमत के दम पर पहुंच गए थे, सिर्फ 143 सीट लड़के और 116 जीत गए थे, वो सिर्फ और जी सिर्फ महिलाएं और महादलित, अति पिछड़े, ये इन सब लोग, कमजोर और वंचित तबके का वोट था उनके साथ। महिलाओं के बीच में आपने क्या मैसेज दिया इस तरह की बातें करके? ये जो उन्होंने शराब की, जो शराबबंदी की है, इसका भी टारगेट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। वो बार बार कहते हैं बिल्कुल। कि घरेलू हिंसा रुकी है, महिलाओं का जीवन इससे बेहतर हुआ है, और आप महिलाओं के बारे में वैसी बातें कर रहे हैं, आकर के उनको सेक्स करना सिखा रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। ये जब जरूरत आपको 2005 में नहीं पड़ी तो 2023 में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और ये बेवकूफी भरा तर्क बहुत सारे लोगों का हम सुन रहे हैं कि बहुत जरूरी है। अरे क्या बहुत जरूरी है भाई? अब तो रुक गई जनगणना, अब तो जनसंख्या बढ़ना रुक गया। अब जनसंख्या कहां बढ़ रही है? जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जिसको टीएफआर बोलते हैं, और एक रिप्लेसमेंट रेट होता है, तो बिहार का जो टीएफआर है वो रिप्लेसमेंट रेट के बराबर हो गया, लगभग बराबर हो गया। 2.1 होता है रिप्लेसमेंट रेट, 2.34 है हम लोगों के यहाँ। तो अब जी जब खुद ही लोगों ने कंट्रोल कर लिया, बर्थ कंट्रोल, तमाम तरह के उपाय करके लोगों ने कर लिए बर्थ कंट्रोल, जब ये टीएफआर हम लोगों का और आरआर लगभग बराबर हो गया, तब आप समझा रहे हैं खड़े होकर के, और भी विधानसभा में आपको इस बात का शऊर ही नहीं है कि आप किस जगह खड़े होकर के बोल रहे हैं। न स्थान का बोध है, न समय का बोध है, न अपने पद की गरिमा का बोध है। आप खड़े होकर के इस तरह की बातें कर रहे थे। आपने फिर क्या दूसरा, जो महिला के बाद जो दूसरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नीतीश कुमार की, वो महादलित की है। उन्होंने दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा किया, दलित और महादलित किया। और महादलित में फिर आपने एक मुख्यमंत्री बना रखा था, उसकी पुण्यता आपको हासिल थी कि आपने महादलित मुख्यमंत्री बनाया था। और अब आप कह रहे हैं कि आपकी मूर्खता से बना, तो आपने 5%, लगभग 4%, अभी जाति की गणना आई है जिसमें 4% मुसहर वोट है। जी आपकी नीतीश कुमार की अपनी जो जाति है उससे 1.25% ज्यादा है, और आपने उस पूरे वोट बैंक को ऐसे कर दिया, उस पर पेट्रोल डाल देना जो कहते हैं, आपने खड़ी फसल पर पेट्रोल डाल करके आपने उसको आग लगा दी। महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, आपकी महादलित की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, आपने उस पर कर दिया। और जो मध्य इतना ही वर्ग नहीं और अजीत जी, इतना ही नहीं, देखिए राजनीतिक फैसले भी जो हो रहे हैं
उनकी पार्टी के भीतर से ही आवाज उठ रही है कि देखिए जो पॉलिटिकल डिसीजंस हो रहे हैं वो पॉलिटिकल है नहीं। आपने देखा कि जब उपेंद्र कुशवाहा चले गए एनडीए में, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली राष्ट्रीय लोक जनता दल, और उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया फरवरी 2023 में। और इस बात का इंतजार कई महीनों तक किया जाता रहा कि किसी कुशवाहा नेता को ही समायोजित किया जाएगा, बहुत लोग इंतजार भी करते रहे। लेकिन जब बारी आई तो किसी को पता भी नहीं चला। राजवर्धन झा आजाद, डॉक्टर, जो उनके डॉक्टर भी हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेरोजगार थे, वे विश्वविद्यालय सेवा आयोग के बिहार में अध्यक्ष भी थे, उन्हें बना दिया गया। और इसका असर, इसका संदेशा दूर तक कुशवाहा समाज में पहुंचा। जेडीयू के भीतर के बड़े बड़े नेता भौचक रह गए, यह फैसला हुआ कैसे। तो राजनैतिक फैसले भी पता नहीं कहां कहां क्या क्या कर ले रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीत जी, नहीं देखिए, इसके लिए अंग्रेजी का एक जुमला चलता है, फैंस विम्स एंड फैंसीज। तो एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप नीतीश कुमार के विम्स एंड फैंसीज से ये सारे फैसले हो रहे हैं। जो मन हुआ सो कर दिए, जो मन हुआ सो बोल दिए, जो मन हुआ कहीं चले गए, किसी के घर चले गए, जाकर के उसके घर बैठे हुए हैं। अरे भाई, आपको ध्यान रखना चाहिए है, आप मुख्यमंत्री हैं। कहीं चले गए, सार्वजनिक जगहों पर पकड़ के किसी का माथा दूसरे से टकरा रहे हैं, किसी पर फूल बरसा रहे हैं। अरे कुछ तो भाई सोचिए। इस तरह की चीजें आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह का आचरण करना चाहिए है नेता को। वो आप जिस तरह के भी संबंध हो किसी भी व्यक्ति के साथ, बहुत सारे नेता हैं, बड़े नेता देश के, जिनके कुछ लोगों से, हर व्यक्ति के बहुत अंतरंग संबंध होते हैं, कुछ लोगों के साथ बहुत आत्मीयता होती है, लोग सारी बातें करते हैं। हम सब लोगों ने सुना है, और कई किस्से आपको भी पता होंगे, हमको भी पता है, जो लालू प्रसाद दूसरे लोगों के साथ करते हैं। कोई उनके साथ हाँ बहुत करीब बिल्कुल। बैठता है तो उसके साथ क्या बातें करते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्पेस में लालू यादव ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो उनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने वाली हो। जो बात कहते, जिसके लिए उनकी आलोचना होती थी, वो बहुत सोच समझ के बोलते थे। जब उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, तो बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने वोट को एड्रेस किया, तो उससे उनका वोट का नुकसान नहीं हुआ, वोट का उनको फायदा हुआ। तो हमको तो यही बात समझ में नहीं आती है कि ये क्या, इसको एक माने एक ये हम अभी देख रहे थे, कई लोगों के जो है इस तरह के बयान देख रहे थे कि जी, हमको बड़ी हैरानी हुई, बड़ी समानता दिखी हमको। फिर लगा कि ये क्या है, कोई समाजवादी पॉलिटिक्स में समाजवादी नेताओं के अंदर की कोई कुंठा तो नहीं है जो अब जाकर के इस उम्र में जाहिर हो रही है नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार ने जो सेक्स एजुकेशन पर जो अपनी बातें कही, उसको देखिए कि उन्होंने क्या क्या बातें कही। उसके पहले आप देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव दिवंगत हो गए, अब तो वो चले गए। उन्होंने क्या कहा था बलात्कारियों के बारे में, कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आप सपने में भी कोई समझदार आदमी किसी बलात्कारी के लिए ये बात कह सकता है? महिला के प्रति अगर उसके मन में सम्मान होगा तो वो ऐसा कह सकता है क्या कि वो लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है? आप और पीछे जाइए, याद करिए कि शरद यादव ने क्या कहा था महिलाओं के लिए, जब महिला आरक्षण की बात हो रही थी विधानसभा में। तो उन्होंने कहा था कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी, तो वो परकटी महिलाओं की गोलाइयां नाप रहे थे। उसके पहले देखिए लालू यादव ने क्या कहा था कि हेमा मालिनी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। तो ये यही चार तो सबसे बड़े नेता हुए, जो लोहिया और जेपी के और चेले जो हैं, उस चेलों में तो यही सबसे बड़े चेला है आधुनिक समय के। अभी हम लोग के समय में लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार, और चारों का एक एक बयान हमने आपके सामने रख दिया। तो ये क्या इस तरह से, जो अब बुढ़ापे में आकर के नीतीश कुमार की ये कोई उन्होंने जिस तरह की बात की ना, वो यौन कुंठित किसी व्यक्ति की तरह की बातें थी उनकी, जो हो सकता है कि उम्र के आधार उन उम्र से हो गया हो या ऐसी कोई कुंठा हो, लेकिन ये सार्वजनिक जगह पर कम से कम विधानसभा में नहीं जाहिर होना चाहिए। और उन्होंने बाहर माफी मांगी है, उनको विधानसभा में आसन से माफी मांगनी चाहिए, सभी सदस्यों से विधानसभा में खड़े होकर के माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। नहीं, विधानसभा के भीतर भी माफी मांग ली है उन्होंने, विधानसभा के भीतर भी माफी मांग ली। ठीक है, विधानसभा के भीतर भी मांगनी चाहिए, हाँ, वो तो ठीक है, उन्होंने मांग ली। तो अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं ज्ञानेश्वर जी, कई ऐसे नेता हैं जो, जिनकी उम्र, जिनकी सेहत इस तरह का इजाजत नहीं देती है कि आप सार्वजनिक स्पेस में रहें, तो वो अपने को काट लेते हैं, अलग रहते हैं सार्वजनिक स्पेस से, पर्दे के पीछे रहते हैं, सरकार चलती है। और नवीन पटनायक इसकी बेहतरीन मिसाल है। वो, आप उनको कोई नहीं देखता है कहीं सार्वजनिक स्पेस में, वो बहुत कम भाषण भी देने जाते हैं, चुनाव में भी उनकी बहुत कम सभाएं होती हैं। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने उड़िया बोलना सीखा, नहीं तो उड़िया भी नहीं बोलने आती थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो वो नहीं जाते हैं कहीं, प्रधानमंत्री से मिलना हुआ तो आए, मिले, चले गए, वो कहीं नहीं दिखते हैं।
दूसरे लोग उनकी सरकार चलाते हैं। पहले प्यारी मोहन महापात्रा चलाते थे, अभी के पांडियन चलाते हैं। तो आप जयललिता थी, जैसे जयललिता कहीं पर पब्लिक स्पेस में नहीं दिखती थी, गिने जी। चुने लोगों के साथ अपनी मीटिंग करते, उनकी पार्टी नहीं चलती थी, उनकी लोकप्रियता कम हो गई थी। आप उस तरह का करना चाहिए नीतीश कुमार को। अगर ये लग रहा है किसी को, उनकी पार्टी के लोगों को करना चाहिए है, नीतीश कुमार को समझाएं कि अगर आप इस तरह से, अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तब तो बहुत ही अलग चीज है, तब उसकी व्याख्या हम लोग अलग तरह से करेंगे। अगर हम्म। अनजाने में आपसे ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर इसको रोकने का तरीका है कि उनको, उनका सार्वजनिक स्पेस में उनकी उपस्थिति कम की जाए। उनकी पार्टी के लिए ये बहुत भला होगा, अच्छा होगा। अगर उनकी पार्टी के नेता पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, उसके बारे में चिंतित हैं लोग, तो उनका सार्वजनिक स्पेस उनके लिए, उनको सार्वजनिक जगहों पर जाना उनका कम कराएं। ये तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें अनजाने में हो रही हैं, अगर जानबूझ के वो कर रहे हैं, तब उसकी व्याख्या हम लोग अलग तरह से करेंगे ज्ञानेश्वर जी। लेकिन आपको क्या लगता है अजीत जी कि नीतीश कुमार को कोई समझा सकता है? इतनी ताकत किसी की रहती है जो कि नीतीश कुमार के सामने बोल ले? या फिर देखिए कुछ डॉक्टर यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं और इस कारण वे तनाव में रहते हैं। कुछ लोग राजनैतिक व्याख्या कर रहे हैं कि गलत गठबंधन हो गया है, आरजेडी के साथ वे दबाव नहीं झेल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जिस तेवर, जिस व्यवहार, वह सुनना कम पसंद करते हैं, सुनाना अधिक जानते हैं। तो ऐसे में उन्हें समझाएगा कौन? कौन इतनी हिम्मत करेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। हम खुद ही इस बात को सोच रहे थे ज्ञानेश्वर जी, कि कौन उनके मुंह पर कहेगा कि आप जो कर रहे हैं सो बड़ा गलत कर रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है पार्टी का। वो जी। उसको, उस किसी की एक तो हिम्मत नहीं होती है, और अगर कोई कह दे तो वो कहेंगे कि मेरी पार्टी बनाई हुई पार्टी है, हम जब यहाँ तक ले आए हैं तो तुम्हारे दम पर तो ले नहीं आए, तुम कौन होते हो हमको समझाने वाले। तो इसलिए कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए भी लोग डरते हैं कि नीतीश कुमार इस मामले में बहुत विंडिक्टिव आदमी है, पकड़ लिए कि ये विरोधी है हमारा तो उसको निपटा के छोड़ेंगे, अभी भी क्या पता नुकसान ही कर दें उसका। तो ये डर भी लोगों को रहता है, लोग उसलिए भी नहीं बोल रहे हैं। तो बोलेगा कौन, ये तो बड़ा सवाल है कि किसी किसमें हिम्मत होगी कि बोले। अब वो हिम्मत अगर लालू यादव करते हैं तो क्या पता उसी को बहाना बना ले गठबंधन तोड़ने का। जी। तो हर आदमी की अपनी मजबूरियां हैं, और ये जो साइकोलॉजिकल तरीके से, जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, वो एक एनालिसिस हो सकता है कि साइकोलॉजिकली, और एक मेडिको साइको कंडीशन, ये लग रहा है कि एक मेडिको साइको कंडीशन हो सकता है जी। कि उम्र के साथ जो भूलने की कई तरह की बीमारियां होती हैं। एक एमनेसिया होता है, आपने सबने देखा है। एक सेलेक्टिव एमनेसिया होता है जो मुहावरे में चलता है कि चुनिंदा चीजों पर भूल गए। तो एक एमनेसिया होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जो गजनी फिल्म लोगों ने देखी थी। हुँ। अल्जाइमर होता है जिसमें चीजें भूलते हैं लोग। डिमेंशिया होता है जिसमें लोग स्थान और समय का बोध भूल जाते हैं। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये कोई शिकायत की बात नहीं है। मेंटल हेल्थ आज के तारीख में किसी को है अगर मेंटल हेल्थ की समस्या, तो उसको खुल के कहना चाहिए। देश की सबसे मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को था, उसने कहा कि मेंटल हेल्थ की समस्या थी, इलाज कराया, ठीक हो गए। तो अगर एक मेडिको साइको अगर ये कोई कंडीशन है, अकेलेपन का मामला है, हो सकता है अकेलेपन का मामला हो सकता है बेटे के भविष्य को लेकर के चिंता हो सकता है कि अपनी सेहत को लेकर के चिंता हो, पार्टी को लेकर के चिंता हो कि पार्टी हमारी गिर करके, सबसे बड़ी पार्टी होती थी, गिर करके अब 43-45 सीट की पार्टी रह गई है, इसकी चिंता हो। आगे क्या होगा अगले चुनाव में, इसकी चिंता हो। इस बात का फ्रस्ट्रेशन हो कि अपोजिशन का गठबंधन सारा हमने बनाया है और हम ही को कोई नहीं पूछ रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीति अलग कर रही है, बाकी दूसरे प्रादेशिक छत्रप अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं, इसकी चिंता भी हो सकती है। इसकी भी चिंता हो सकती है कि आरजेडी के लोग उस तरह से दबाव में नहीं है, या उस तरह से हाजी हाजी करने वाले नहीं है जैसे बीजेपी की पिछली टीम करती थी। उस अपने हिसाब से गठबंधन और सरकार को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इस बात का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक उनके ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो इनका वोट बैंक लेके जा सकता है। तो पिछड़ा वोट टूट सकता है, अति पिछड़ा वोट टूट सकता है, महादलित नाराज हो सकता है, वोट की चिंता हो सकती है। ये तमाम चीजें हो सकती हैं, सब चीजें थोड़ी थोड़ी हो जी। सकती हैं, लेकिन इन हुँ। सब का इलाज होता है, इन सबके रास्ते हैं, इन सबके उपाय हैं। और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, आमतौर पर 24 घंटे राजनीति में रहने वाला व्यक्ति, जिसका दिमाग चलता रहता है, जो दिन भर ताना बाना बुनता रहता है, उस व्यक्ति को इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। ये जितनी भूलने की बीमारियां हैं या मेंटल हेल्थ की समस्या है, ये उन लोगों का है जिनका दिमाग खाली बैठा रहता है, आइडल होता है, जिनका दिमाग जिसको शैतान का घर बोलते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं होता, उसके दिमाग में इस तरह की, उस तरह मेंटल हेल्थ की समस्या आती है। नीतीश कुमार तो 24 घंटे राजनीति करते हैं, जिनके लिए लालू यादव ने खुद ही कहा था कि पेट में दांत है उनके। तो ऐसा आदमी जो 24 घंटे राजनीतिक ताना बाना बुनता हो, 24 घंटे पॉलिटिक्स में रहता हो, उसको इस तरह की कोई मेडिको साइको प्रॉब्लम है, साइको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसको ये फिर वो विश्वास नहीं होने वाली बात है ये भी।
और कई बार जब आप सुनिएगा नीतीश कुमार को बोलते हुए तो लगेगा कि अरे कितनी समझदारी की बातें कर रहे हैं ये। तो कई बार लगेगा, ये भी लगेगा कि एजेंडा सेट कर रहे हैं। जैसा हम लोगों ने कल ही चर्चा की कि उन्होंने आरक्षण बढ़ा करके, जाति गणना करा करके और आरक्षण, उसके बाद आरक्षण बढ़ा करके, चूंकि अगर बिना जाति गणना किए वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए आरक्षण बढ़ाए रहते, वो 2 मिनट में कोर्ट में नहीं टिकता। अभी कई लीगल एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है, या जो हमने उनका जो देखा है, उसके हिसाब से ये है कि अब ये कोर्ट में केस नहीं खारिज हो सकता है। एक क्वांटिफाइबल डाटा रखा उन्होंने पहले, एक सर्वेक्षण बिल्कुल। सामाजिक सर्वे के आंकड़े रखे, उस तो कई बार लगता है कि वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं, और फिर अगले ही क्षण लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल सड़क पटरी से उतर गया है, इनका दिमाग, खबर इनका तो सब ये है अजीत जी, खबर तो ये है कि बीजेपी ने बिल्कुल तैयारी कर ली है। जो उनके डिजिटल सोल्जर हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, जो दिन रात सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर लगे रहते हैं, कि जो नीतीश कुमार का जो भाषण है उसे घर घर तक पहुंचा देना है। जो मीम्स बन रहे हैं और लगातार मीम्स बन रहे हैं, घर घर तक पहुंचा देना है। तो नीतीश कुमार का एक बयान और कल उस पर से दूसरा बयान जीतन राम मांझी के साथ, यह इतना बड़ा नुकसानदेह, जो चुनौती दिखाई पड़ रहे थे 2024 में नरेंद्र मोदी के, सभी मान रहे थे नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि है जो खड़े हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ धराम सा होता दिख रहा है। तो ये अब उनको इस बात को नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि साइबर स्पेस में, जो डिजिटल स्पेस में बीजेपी की क्या ताकत है। जी। अब ये सारे बात जो महादलित के घर घर ये बात पहुंचेगी उनकी, जो उन्होंने जीतन राम मांझी को के लिए कहा, जो उन्होंने सेक्स एजुकेशन के नाम पर जो वल्गरिटी, जो अश्लीलता उन्होंने विधानसभा में की, फैलाई, उसकी बातें घर घर में होंगी। वो इधर उधर जो भी बोल रहे हैं वो सब बात घर घर में पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सब इनका वोटर बेस है जिसके बीच वो बात पहुंच के और इनके लिए निगेटिव होगा। अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही होती जिससे इनका वोट तो कंसोलिडेट होता, तब तो हम लोग मानते कि ठीक है, चलिए ये तो बात ठीक नहीं है इनकी थोड़ी, लेकिन इससे इनको फायदा हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसी बात नहीं है ना कि बात भी ठीक नहीं है और आपको राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है। जी। ये दोनों चीजें हो रही हैं इसमें। बात भी ठीक नहीं है, आपकी शालीनता, जो शुचिता जिसकी बात होती थी, वो उस पैमाने पर भी बात आपकी ठीक नहीं है, और ऊपर से नुकसान भी हो रहा है आपको। तो ये इस बात की आशंका है कि बीजेपी इस पूरे इनके जो इनका बिहेवियर है, जो इनकी अभी मानसिक दशा है, उसका इस्तेमाल करेगी, राजनीतिक इस्तेमाल करेगी बीजेपी। अब उसमें एक दूसरी थ्योरी है ज्ञानेश्वर जी, जो जिसको साजिश थ्योरी कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हर समय हर चीज की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है। एक बिल्कुल एक सही बिल्कुल। बात होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि अरे ऐसा तो इस कारण से हुआ। तो जी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जानबूझ करके ये सब चीजें खत्म करके जाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? जो साजिश थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, मेरा इसमें कोई यकीन नहीं है, लेकिन जी। क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ये सब करके जाए, सब खत्म करके जाए, कि जो वोट है, जो सब है, ये सब बीजेपी को चला जाए और लालू यादव का परिवार फिर वैसे जहां है वैसे का वैसा रह जाए? ये तो बिल्कुल दूसरी ही बात आप कर रहे हैं। नहीं, हम तो ये चर्चा सुन रहे हैं, हम तो ऐसी चर्चा सुन रहे जी। हैं। जो साजिश थ्योरी, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग हैं, उनकी ये चर्चा है कि क्या हम्म। पता बात हो ही गई हो इनकी बीजेपी में। भाई अब क्या है कि अब नीतीश कुमार को ये तो समझ में आ गया है कि बीजेपी अभी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हम्म। मुख्यमंत्री अगर ये जाते भी हैं, अच्छी डील इनकी नहीं हो सकती, अभी नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव में एक तक ये करना भी नहीं चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में अगर आप हरा दें बीजेपी को, उसके बाद हो सकता है कि आपकी शर्तों पर डील हो, लेकिन जी। उसके पहले तो नहीं हो सकता है। उसके पहले तो बीजेपी की यही शर्त है कि आप आ जाइएगा, बीजेपी स्वागत करेगी। जो कह रहे हैं कि सब रास्ते बंद है, कोई रास्ता बंद नहीं होता है। पॉलिटिक्स में कभी कोई रास्ता बंद होता है? पॉलिटिक्स में हमेशा जो है वो डीपी त्रिपाठी एक बहुत बड़े नेता थे, बड़े विद्वान थे। वो हमेशा कहते थे कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी। हमेशा संभावनाओं से गर्भवती होती है। राजनीतिक डिलीवरी कब होगी, उसकी टाइमिंग की बात होती है। तो जी। आप जो है वो रास्ते सब खुले हुए हैं, लेकिन यही है कि आपको सीएम नहीं बनाएंगे। तो अब ये क्या ऐसी स्थिति, कोई ऐसी डील हो तो नहीं हो गई, ऐसी बात तो नहीं हो गई है कि चलो हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम छूटेगा हमारा तो बीजेपी ले जाए? तो फिर क्या होगा जेडीयू का? जेडीयू तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना। नहीं, तो जेडीयू ऐसे भी बचने की क्या गुंजाइश दिख रही है किसी भी पार्टी के लिए? जेडीयू की बात नहीं है, जी। ये सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है। हम्म। अब जैसे अभी देर कर दी मायावती ने आकर के, देर से ही सही, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, आकाश आनंद को। बीजू जी। पटनायक ने भी अभी जाकर के वीके पांडियन, अब जो उनके
प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे 12 साल से और वही सरकार चला रहे थे। आईएएस उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो ज्वाइन भी कर रहे हैं बीजू जनता दल, और उनको उनकी पत्नी को अपना उत्तराधिकार सौंप के जाएंगे। लेकिन जिसने उत्तराधिकार नहीं सौंपा, आप देखिए आज क्या हालत है अन्ना डीएमके की। जयललिता चली गई, उन्होंने उत्तराधिकार नहीं सौंपा तो 3-4 जितने नेता थे सब लड़ मरे। बीके शशिकला उनकी जो सबसे करीबी सहयोगी थी, वो उनका भतीजा टीटीवी दिनाकरन, उनके बनाए 2 मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीसामी सब लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कोर्ट में केस चल रहा है। कौन महासचिव होगा, किसका पार्टी पर कब्जा होगा, किसका पार्टी ऑफिस पर कब्जा है, किसका फंड पर कब्जा है, तो ये लड़ाइयां चल रही है वहां। और इतना बड़ा नुकसान हुआ विधानसभा में। लोकसभा में सिर्फ 1 सीट जीत पाई पार्टी 39 में से, वो भी ओ पनीरसेल्वम का बेटा जीता। तो जिन पार्टियों में नेता है, आपने सेकंड लाइन तैयार नहीं की और परिवारवाद आप करते नहीं, आपने कोई परिवार के किसी आदमी को नेता नहीं बनाया, तो पार्टी कौन संभालेगा और किस तरह से चलाएगा? और आपने अगर किसी को नंबर 2 की हैसियत नहीं दी है, तो फिर नंबर 3, नंबर 4 कौन मानेगा नंबर 2 किसी को? तो एक तो वैसे भी पार्टी के सामने संकट है। लेकिन पार्टी का जो वोट आधार है, जब उसी को आप छिन्न भिन्न कर दीजिएगा कि वही वोट आपके छूट के चला जाए, तो कोई भी नेता रहे, फिर तो पार्टी रहेगी भाई। जनता पार्टी अभी हाल तक तो थी जनता पार्टी, चक्रहलधर चुनाव चिन्ह के साथ जनता पार्टी थी। सुब्रमण्यम स्वामी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और एक भी एमएलए एमपी नहीं होता था देश में, जिस जनता पार्टी से ये सारे नेता लोग निकले। तो उस तरह की हैसियत हो जाएगी पार्टी की। तो आप क्या सोच के, अगर जो अनजाने में ऐसी चीजें हो रही हैं नीतीश कुमार से, तब तो ये बिल्कुल साइको मेडिकल केस है, उनको दिखाना चाहिए है, उनकी पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए है उनको कि आप इलाज हो और आप घर पे रहें। अगर ये स्थिति नहीं है, वो जानबूझ करके कर रहे हैं, तब फिर उसका कोई वो फिर गहरी बात होगी, कोई बड़ी बात होगी, कोई साजिश थ्योरी हो सकती है, या कुछ और उनके दिमाग में चल रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि हम इससे कोई दूसरा खेल कर देंगे जो हम आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। पॉलिटिक्स में कई बार होता है ना, पॉलिटिक्स बड़ी लेयर्ड होती है, परतदार होती है, एक एक परत उतरती है समय के साथ, तब पता चलता है कि अरे ये काम तो, अमुक काम तो इस एजेंडे को ध्यान में रख के किया गया था। तो अगर ऐसी कोई बात है, तब तो फिर अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जितनी समझ आ रही है पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार को भी 30 साल देखने के बाद और अपनी भी जो राजनीतिक समझ है, उससे लग रहा है कि ये उनके साथ ये कई चीजें अनजाने में हो रही हैं, वो नहीं चाह रहे, अपने बिना चाहे हो रही हैं। तो फिर ये एक साइको मेडिकल कंडीशन है, इसका इलाज कराना चाहिए है। और अगर नहीं है तो भगवान जाने, फिर तो नीतीश को, तो फिर तो लालू यादव, तेजस्वी यादव देखें कि क्या कर रहे हैं नीतीश जी, उन पर नजर रखें लोग। चलिए, तो इलाज कराना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या फैसला करेंगे, वो खुद ही जानते हैं। लेकिन इधर के दिनों में तो सब कुछ बदला दिखाई पड़ रहा है, व्यवहार में, बोलचाल में, शालीनता में, और अपने को अपने से ही खत्म करते दिखाई पड़ रहे हैं। यह गंभीर बात नीतीश कुमार के लिए भी है, बिहार की राजनीति के लिए भी है, और देश में विपक्ष की राजनीति के लिए भी है। तो इन मुद्दों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अजीत द्विवेदी जी, आज आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।